नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बड़ा घमासान छिड़ा है। सावरकर का चैप्टर राजनीति शास्त्र के कोर्स में हो या नहीं। लिबरल लॉबी कह रही है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राइट लॉबी कह रही है एकदम होकर रहेगा। सवाल सिर्फ इतना नहीं है दर्शकों, इतिहास के बारे में मशहूर कहावत है, यू हैव टू नो द पास्ट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यानी वर्तमान को समझना है तो अतीत को जानना बहुत जरूरी है। आज उसी अतीत, उसी इतिहास की एक पर्सनालिटी पर हो रहे हंगामे की बात करूंगी। विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर। आप चाहे सावरकर के विचारों को पसंद करें या उनके विरोध में खड़े हों, पर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि सावरकर के लिए कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं। आए दिन आप सावरकर को लेकर होने वाले विवाद को सुनते रहते हैं। अब एक नया विवाद यूनिवर्सिटी के कोर्स में सावरकर का चैप्टर पढ़ाने को लेकर शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसकी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में 26 मई को दो अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला था बीए पॉलिटिकल साइंस के छठे सेमेस्टर में सावरकर पर एक ऑप्शनल पेपर रखना और दूसरा फैसला शायर अल्लामा इकबाल के चैप्टर को सिलेबस से हटाना। मैं यहाँ ये बात साफ कर दूं कि ये सारे बदलाव ऑप्शनल पेपर्स में किए गए हैं। यानी जिस स्टूडेंट को सावरकर के बारे में पढ़ना है वो उन्हें पढ़ सकता है, जिसे नहीं पढ़ना है वो कोई दूसरा पेपर चुन सकता है। पर जैसे ही सावरकर का नाम आया, तलवारें खिंच गईं, जैसा हर बार होता है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने तो ये तक कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी यूनिवर्सिटी को शिशु मंदिर बनाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी सभी की प्रतिक्रिया आने लगी। सावरकर के बारे में पढ़ाना किसी को आरएसएस का एजेंडा लगा, किसी को इसमें इतिहास बदलने, इतिहास पर कब्जे की कोशिश लगी। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्र कवि अल्लामा इकबाल, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे और टू नेशन थ्योरी के घोर समर्थक थे, उनके चैप्टर का हटाया जाना कांग्रेस पार्टी को इकबाल नाम पर टारगेट नजर आया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सावरकर को इतिहास में जगह नहीं मिलनी चाहिए? हिंदू मुस्लिम के लिए अलग देश वाले इकबाल से दिक्कत नहीं, पर वन नेशन थ्योरी वाले सावरकर को पढ़ाने से क्यों दिक्कत है? यही है आज सवाल पब्लिक का। मैं चाहती हूं कि इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पर बात करें। सावरकर को पढ़ाया जाना चाहिए तो क्यों, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए तो क्यों? अगर सावरकर को लेकर कुछ फैक्ट आपके सामने रखूं, उससे पहले इस मुद्दे पर सीनियर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का यह बयान जरूर सुनिए। This BJP government can convert Delhi University to Shishu Mandir of Rashtriya Sevak Sangh. Whether students of Delhi University shall be taught Savarkar had filed 4 times, many times, mercy petition. Whether university will teach students, he was getting 60 rupees as pension per month. अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। He wrote about Ram. इमाम हिंद। इकबाल wrote सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। And I do not know, only because his name is Muhammad Iqbal, RSS is unable to tolerate. वाह, इकबाल का चैप्टर इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका नाम मोहम्मद इकबाल था। ये कैसा लॉजिक है? फिर तो अगर यही आधार है तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब कौन सा नाम है भाई? लेकिन ये नाम तो नहीं हटे। कमाल है, कुछ भी बोल दो। अब कुछ फैक्ट देखते हैं। 22 मार्च 1945 को महात्मा गांधी जी ने चिट्ठी में
वीर सावरकर को भाई कहा। वो चिट्ठी मैं आपके सामने रख रही हूं। ये सारे फैक्ट हैं, सबूत हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 25 जून 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर सावरकर की तारीफ करते हुए उन्हें वीर और निर्भय कहा। शहीद भगत सिंह के लिए सावरकर ब्रेव हार्ट थे। भगत सिंह ने अपनी नोटबुक में सावरकर की किताब हिंदू पद पातशाही की पंक्तियों का उल्लेख भी किया। इंदिरा गांधी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी किया था। 20 मई 1980 के पीएमओ के लेटर में सावरकर को रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने कहा था। क्या ये सब झुटलाया जा सकता है? जो लोग आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान को झुटलाते हैं, उन्हें भी ये बता दूं कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के चलते वीर सावरकर को काला पानी की सजा हुई। उन्हें 25-25 साल कैद की 2 सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान भेजा गया। जेल में 22-22 घंटे उन्हें कोठरी के अंदर रखा जाता था। अंडमान की जेल में कैदियों के पैरों में लोहे की बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां होती थीं। सूरज देखने की तो बात भूल जाइए, ताजी हवा तक लेने के लिए आप बाहर नहीं आ सकते थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में सुनिए सावरकर का क्या मतलब है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। सुना आपने? सावरकर मतलब तेज, त्याग, तरुणा, साहस। दूसरी तरफ इकबाल है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले इकबाल। कितनी अच्छी पंक्ति है, लेकिन तब जब उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम वाला जहर नहीं भरा था। फैक्ट ये भी है कि भारत के विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना का विचार सबसे पहले इकबाल ने ही उठाया था। 1930 में इन्हीं के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने सबसे पहले भारत के विभाजन की मांग उठाई थी। इकबाल के विचार कैसे बदले, उसका सिर्फ एग्जाम्पल एक आपके सामने रखना चाहती हूं। 1904 में तराना ए हिंदी लिखा। इसी तराने में उन्होंने लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर सिर्फ 6 साल बाद 1910 में उन्होंने तराना ए मिल्ली लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। यानी आजादी में वीर सावरकर की भूमिका के बारे में सुनेंगे भी नहीं, पर भारत तोड़ने वाले शायरों के कसीदे नाज से पढ़ेंगे। क्यों भाई? अब वो जमाना नहीं रहा। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, हिंदू मुस्लिम करने वाले इकबाल पसंद हैं, आजादी के नायकों में से एक सावरकर से चिढ़ क्यों? सवाल नंबर 2, आधुनिक भारत के इतिहास में वीर सावरकर के साथ नाइंसाफी हुई, अब इंसाफ हो रहा है क्या? जनता क्या समझती है? सवाल नंबर 3, सावरकर को पढ़ाने से विपक्ष को क्यों दिक्कत है? क्या लोगों को सही गलत तय करने देना नहीं चाहिए क्या? सवाल नंबर 4, इतिहास पर कब्जा पहले किया गया या अब इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है? क्या है सच्चाई? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अब्दुल खलीक, सांसद हैं कांग्रेस के, अमीर जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, पवन राव अंबेडकर प्रवक्ता हैं AIMIM के, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, जैसा मैंने बताया। मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूं ये सवाल कांग्रेस के ही अब्दुल खलीक साहब से। अब्दुल खलीक साहब, सावरकर से क्या दिक्कत है? सावरकर के रोल में आपको इतना
लगता है कि हेर फेर है और वहां इकबाल सिर्फ नाम की वजह से हटा दिया गया, या आपको इस्लामोफोबिया खुद पैदा कर रहे हैं, या आपको कोई तथ्य नजर आ रहे हैं? आवाज नहीं है। मैं 3 बात कहना चाहता हूं। पहला बात यह है, अभी आया जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं अभी आया आवाज या नहीं? मैं देखिए 3 बात कहना चाहता हूं। पहला बात यह है, सुबह जब टाइम्स नाउ नवभारत का मेरे पास फोन आया, मैं सोचा था आज जरूर जो साक्षी मालिक और जो हमारे रेसलर जो मेडल गंगा में विसर्जन देगा, जरूर इस मुद्दे पर बात होगा। लेकिन 1 घंटा पहले मुझे पता चला ये बात नहीं है, बात होगा सावरकर वाले। तो पहला बात तो ये है, मैं एकेडमिशियन नहीं हूं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाएगा, ये तो पूरी एकेडमिक मैटर है। लेकिन जो बात है, जो दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं, हाँ इतिहास जरूर पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जो कोर्स में बदलाव हुआ एकेडमिक काउंसिल में, ये हिस्ट्री का कोर्स में, इतिहास का कोर्स में यह बदलाव नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस का कोर्स में बदलाव है। और मैं तो कभी सावरकर को वीर इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि सावरकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 6 बार, 6 टाइम जिसने ब्रिटिश से माफी मांगा, उसको मैं कभी वीर नहीं स्वीकार करता हूं। पहला दफा सावरकर जी ने माफी मांगा 1911 के 30 अगस्त को। दूसरे दफा माफी मांगा 1913 के 14 नवंबर को। तीसरी दफा माफी मांगा 1914 को। चौथी दफा 1917 को। पांचवी दफा 1918 को और 6ठी दफा 1920 को। जिसने 6 बार माफी मांगा ब्रिटिश से, विदेशी हुकूमत से, वो कभी वीर नहीं हो सकते हैं। खलीक और साहब, जरूर नहीं खलीक साहब, मैंने फैक्ट्स में पहले ही बता दिया कि इंदिरा गांधी जी ने उनके नाम पर स्टैंप निकाला। आप समझते हैं इंदिरा गांधी जी को महत्व नहीं पता था सावरकर का? मेरा तीसरा बात, अरे सुनिए, मेरा तीसरा बात जो नबिका जी अगर पब्लिक के सवाल कहा, अगर संघी के सवाल पब्लिक के सवाल कभी नहीं होते। अगर आप संघी का सवाल, संघ परिवार का सवाल कहेगा मैं मानेंगे, लेकिन ये पब्लिक के सवाल नहीं है। ये नबिका जी, ये भी इतिहास में जरूर चर्चा होना चाहिए। जब संघ परिवार अभी काउ स्लॉटर को, गाय हत्या को इतना इश्यू बनाते हैं, ये भी आप बोलिए सावरकर कभी, ब्रिटिश सावरकर ने कभी गाय को मादर नहीं समझा था, माता नहीं समझा था, और गाय का कभी ईश्वर भी नहीं समझा था। अभी मैं ये भी जानना चाहता हूं, ये अध्याय भी, ये चैप्टर भी पढ़ाएगा या नहीं पढ़ाएगा, ये भी क्लियर होना चाहिए। और जो तीसरी बात, और जो इकबाल के बारे में कहा, देखिए आप बहुत से सवाल पूछ चुके हैं। मैं शहजाद पूनावाला जी से पूछूंगी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि खलीक साहब समझते हैं कि उनका इतिहास का ज्ञान शायद इंदिरा गांधी से भी बेहतर है। खलीक साहब, अब आप जवाब सुनिए। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो यदि ये केवल कोई संघ की विचारधारा होती सावरकर जी को वीर मानने की, तो सबसे पहले वीर की उपाधि उन्हें महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा यहाँ की स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में दिया गया। और उस समय यशवंतराव चौहान जी, शरद पवार जी, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट लीडर्स लाइक कॉमरेड डांगे ने भी उनकी वीरता के वखान किए हुए। इंदिरा गांधी जी का तो आपने बता ही दिया कि कैसे लेटर भी लिखा, और न केवल लेटर लिखा बल्कि स्टैंप भी जारी किया। और ये सारे 1970 के बाद के घटनाक्रम है। नरसिम्हा राव जी ने भी कहा, और अभी हाल ही में जब राहुल गांधी ने इस प्रकार की टिप्पणियां की सावरकर जी को लेकर, तो उनके ही एलाय उद्धव सेना से क्या प्रतिक्रिया आई। ये अलग बात है कि उद्धव सेना जो आक्रामक होते थे आजकल भीगी बिल्ली बन चुके हैं, तो सावरकर जी के इस प्रकार के अपमान को सहते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? देखिए, गुलामी के चिन्ह जैसे हटते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी को बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, और एकेडमिक मुद्दे को भी राजनीतिक स्पिन देने का काम किया जाता है।
रहा है, और ये पहली बार नहीं है। औरंगजेब रोड को जब एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया तब भी इन्होंने विरोध किया, मुगल गार्डन को जब अमृत उद्यान कहा गया तब भी विरोध किया गया, कर्तव्य पथ को राजपथ को कर्तव्य पथ कहा गया और जॉर्ज की मूर्ति हटाकर वहां पर भव्य नेताजी की मूर्ति आई तब भी विरोध किया गया। तो ये विरोध किस बात का है? विरोध दरअसल भारत का जो गुलामी का कालखंड है उसके चिन्ह को हटाने का है। इसीलिए तो सेंगोल का भी विरोध किया जा रहा है, इसलिए नए पार्लियामेंट का भी विरोध किया जा रहा है। पर मैं 2-3 मुद्दे, आपने बताया तराने मिल्लत के बारे में, केवल तराने मिल्लत नहीं, पाकिस्तान में अलामा इकबाल को अगर आप देखेंगे तो मुफक्किर है पाकिस्तान। मुफक्किर है पाकिस्तान का मतलब स्पिरिचुअल संस्थापक पाकिस्तान का, और केवल यहां नहीं, हकीमुल उम्मा। हकीमुल उम्मा मीन्स दैट ही इज द फाउंडर ऑफ द उम्मत। उस प्रकार का स्थान दिया गया है क्योंकि केवल 1930 में सबसे पहले अगर टू नेशन थ्योरी की बात की इलाहाबाद सेशन ऑफ मुस्लिम लीग में तो ये अलामा इकबाल ने की। उसके बाद 1937 में वो लिखते हैं जिन्ना को कि जिन्ना तुम्हें मुसलमानों को सेपरेट कर देना चाहिए। फिर उन्होंने तोलुए इस्लाम में भी ये वकालत की कि मुसलमानों को अलग हटना चाहिए। और नाविका कांग्रेस को वो एंटी मुस्लिम हिंदू बिगेट पार्टी कहते थे, यहां तक कि मौलाना आजाद, जिनका मैं परम भक्त हूं और कांग्रेस पार्टी भी है, मौलाना आजाद ने कहा कि इन लोगों की बात, मतलब कि अलामा इकबाल जैसी सोच वाली लोगों की बात मत मानो। आज मौलाना आजाद का अपमान हो रहा है जो राशिद अल्वी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, क्योंकि मौलाना आजाद ने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहना चाहिए, परंतु इकबाल ने वकालत की कि पैन इस्लामिक नेशनैलिटी और आइडेंटिटी के नाम पर मुसलमानों को अलग देश बनाना चाहिए। तो आज मौलाना आजाद का अपमान, इंदिरा गांधी का अपमान और स्वयं महात्मा गांधी का अपमान कांग्रेस पार्टी कर रही है। और मैं देखिए एक ही बात कहना चाहता हूं, खलील साहब से अपमान हो रहा है, इंदिरा गांधी का भी अपमान हो रहा है। अमीर जमाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, एक ऑप्शनल चैप्टर पर इतनी दिक्कत, ऐसी तंग सोच क्यों हो गई है? क्योंकि बस इकबाल नाम है तो आपको उसको मुद्दा बनाना है अपने वोट बैंक के लिए, और सावरकर नाम है इसलिए आपको घृण है उस नाम से, क्यों? नहीं नाविका मैम, मुझे लगता है कि सावरकर जी को पढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। सावरकर जी को पहले भी पढ़ाया जाता है, अगर नहीं पढ़ाया जाता इस देश के करोड़ों हिंदू, मतलब 99% हिंदू उसको देशद्रोही नहीं मानते, उसको अंग्रेजों का मुखबिर नहीं मानते। तभी तो हम लोग भी जानते हैं ना। देखिए, मुल्क हमारा 2 चीजों पे पड़ता है फ्रीडम स्ट्रगल की लाइन में। दरअसल आरएसएस और जनसंघ उस जमाने का जो था, ये बहुत ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला संगठन है, क्योंकि इसके पास कोई राष्ट्रीय हीरो नहीं है, नेशनल हीरो नहीं है। सावरकर ने जो उस जमाने में कंप्रोमाइज किया ब्रिटिश राज से, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्लाह खान जिस आजादी की मांग कर रहे हैं, ये उनकी आजादी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एक थियोक्रेटिक देश बनाना था, जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया। हमारे भारत के असंख्य शहीदों का जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, उनका सपना तो सावरकर जी का सपना नहीं था। भाई ठीक है, अब सावरकर जी के नाम पे आप चैप्टर चलाना चाहते हो, आप चलाइए, लेकिन नाविका मैम, इतिहास कभी नहीं बदले जाते हैं। भारत का इतिहास जिंदगी में आप कुछ भी कर लीजिए, एनसीएचआर का सैफ्रनाइजेशन कर लीजिए, नहीं होगा। मुख्य विषय ये है कि भाई भारत के लोग क्या चाहते हैं। भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी से 2014 के बाद बोला कि बजट का जो 10वां हिस्सा है वो भारत की शिक्षा पे खर्च हो, भारत के विश्वविद्यालय पे खर्च हो। लेकिन नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा का बाजारीकरण हो, शिक्षा का भगवाकरण हो, और शिक्षा जो है बाजारीकरण, सावरकर पढ़ाने से शिक्षा का बाजारीकरण हो जाता है। संगीत रागी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्यों ये गलत चीजें क्यों पढ़ाई गई? क्यों इस तरह का एक तरह से नफरत पैदा करी गई है लोगों के दिलों में सावरकर के बारे में, और क्यों सावरकर को इतिहास में सही जगह नहीं दी गई? तो आज जो पब्लिक का सवाल है यही है कि पहले का इतिहास गलत था या आज जो इतिहास में बदलाव आ रहा है वो गलत है? नाविका जी, राजनीति शास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष होने के नाते और दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग में प्रोफेसर होने के नाते मैं ही वो अपराधी हूँ जिसने सावरकर पर सिलेबस बनाया था। और उसमें उसको हम जब कमेटी में ले गए तो एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी मैंने अपने प्रोफेसर्स के सामने रखा और मैंने एक ही बात कही
कि आज़ाद भारत से पहले और आज़ाद भारत के बाद 3 विमर्श बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। एक गांधी का विमर्श, दूसरा अंबेडकर का विमर्श और तीसरा सावरकर का विमर्श। आप हिंदू नेशनलिज्म को आप गाली दे सकते हैं, हिंदू नेशनलिज्म से आप घृणा कर सकते हैं, लेकिन आपको गाली देने का भी तभी अधिकार है जब आप उसे पढ़ें। हम मार्क्सवाद पढ़ाते रहे 70 साल से, तो स्वाभाविक है कि एक तरफा यदि आप मार्क्सवाद पढ़ाएंगे तो वहाँ से हेडगवार नहीं निकलेगा, और हेडगवार यदि अकेले पढ़ाएंगे तो मार्क्स नहीं निकलेगा। तो दोनों के बीच में संतुलन होना आवश्यक है। यदि इस देश का विमर्श है तो गांधी का विमर्श भी होना चाहिए, सावरकर का विमर्श भी होना चाहिए और अंबेडकर का भी विमर्श होना चाहिए, क्योंकि कास्ट, लैंग्वेज क्वेश्चन, स्वदेशी, भारतीय सभ्यता, हिंदुत्व, इन तीनों पर तीनों की राय अपनी अपनी राय है। और इस बात को हमारे सारे जितने लेफ्ट के भी प्रोफेसर्स थे वे सब इससे अग्री किए, और सावरकर को एक चैप्टर नहीं, एक फुल पेपर के रूप में हमने लाया है। मैं फिर कह रहा हूँ, सावरकर एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, एक फुल पेपर है, और उस फुल पेपर को जाकर के एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव किया, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ने अप्रूव किया, कमिटी ऑफ कोर्सेज ने अप्रूव किया। दूसरी बात, इकबाल को लाया गया था, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक टीचर ने लाया था, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए यही कमिटी ऑफ कोर्सेज ने कहा था कि हम उनको क्रिटिकली इंगेज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर तर्क यह भी रखा गया कि भाई जब पैन इस्लामिज्म की आप बात करते हैं तो नेशनलिज्म की बात तो हो ही नहीं सकती है। जब एक तरफ पैन इस्लामिज्म आप करते हैं, जो इंटरनेशनलिज्म की बात हो जाती है, पूरी की पूरी दुनिया का इस्लाम एक हो, ये वैसे ही है जैसे सर्वहारा पूरी दुनिया का एक हो। मार्क्सिज्म जो है वो इंटरनेशनल है, दोनों नेशनलिज्म और मार्क्सिज्म दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो ही नहीं सकते हैं। इसी कारण से दूसरा तर्क ये भी कहा गया कि इकबाल भारत के विभाजन के आइडियोलॉजी के साथ थे, भारत विभाजन की आइडियोलॉजी उन्होंने दी, और ऐसे व्यक्ति को हम अपने ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाएंगे। ये हमारे वाइस चांसलर का स्टैंड था, ये हमारे एकेडमिक काउंसिल का भी स्टैंड था। तीसरी बात, जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोलते हैं तो इसका मतलब वो थॉट जो भारत की मिट्टी से निकला हुआ हो। अरब का इस्लाम या क्रिश्चियनिटी से निकला हुआ जो आइडिया है वो भारत का आइडिया नहीं है, उम्मा भारत के विचारधारा का हिस्सा नहीं है, खलीफा भारत के विचारधारा का हिस्सा नहीं है। और ये सारे तर्क विमर्श के बाद एकेडमिक काउंसिल जो हाईएस्ट बॉडी होती है उसने इसे स्वीकार किया। वहाँ पर मैंने भी अपने तर्क रखे, क्योंकि जो सवाल हुआ था वो विभागाध्यक्ष होने के नाते मेरी ही जिम्मेदारी थी उन सारे तर्कों का उत्तर देने के लिए। और जब ये पूरा विमर्श होने के बाद जो है इन सिलेबस को पास किया गया। तो यानी विचार विमर्श पूरा हुआ, हर तरह के लोग उस विचारधारा के साथ पूरी तरह से उसको टटोला गया, उस पर आर्ग्यूमेंट्स हुई, डिबेट हुई। तो इस मुद्दे पर तकलीफ क्यों है पवन राव अंबेडकर जी? ऐसा तो हुआ नहीं कि एक चिट्ठी आई और कह दिया गया इसको हटाओ उसको लाओ। विचार विमर्श के बाद और यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ाया जाए, डिफरेंट आइडियोलॉजीज क्यों ना बताई जाए, ताकि लोग विचार विमर्श डिबेट के साथ अपनी जो सोच है उसको तय करें। क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। मैं चाहूंगा कि फैक्ट एंड फिगर्स पर ही बात हो, और फैक्ट एंड फिगर्स ये कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इस देश में एक नई सत्ता आई जिसका शासन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में रहा। और उनकी सत्ता के बाद गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट यह था कि कांग्रेस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं वो थ्योरी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं जो इस देश के नागरिकों को पता होनी चाहिए। और आज अगर सावरकर हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। कांग्रेस क्यों जिम्मेदार है कि 1948 में 30 मार्च 1948 को जब गांधी जी का असैसिनेशन होता है तो उसके बाद एक स्टेटमेंट आता है दिगंबर बड़गे का, और दिगंबर बड़गे ने जो स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट पे उन्होंने कहा था कि आप्टे और गोडसे जो है गांधी के असैसिनेशन से पहले मिल करके आए, और ये स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया।
और इसके अलावा दो ये स्टेटमेंट जो statement कोर्ट में consider नहीं जाने चाहिए नाविका जी, थे, जो कोर्ट में नहीं गए हैं, वो दो स्टेटमेंट। पवन राव अम्बेडकर की इतना इतिहास पढ़ने के बाद आपको ये भी याद नहीं कि गांधी जी की तिथि कौन सी है, मैं इसीलिए पुण्यतिथि कौन सी है? 30 जनवरी है, 30 मार्च नहीं है। संगीत रागी जी भी आपके फैक्ट्स को कॉन्टेस्ट कर। देखिए, मैं इनको बता दूं कि सावरकर जी को दो बार बरी किया गया था, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट सुनिए, और 2018 में, ध्यान रखिएगा, 2018 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सावरकर का जिक्र, सावरकर का नाम इसमें डालने से कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेटमेंट मेरा सर सुनिए, नाविका जी, सावरकर को कभी भी गांधी जी की हत्या के लिए कहीं भी दोषी नहीं ठहराया गया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपने फैक्ट जमा कर दीजिएगा। तथ्य क्या है? पेपर पर आप क्या लिख कर लाए हैं? मैं स्टेटमेंट क्लियर करिए। 30 जनवरी 1948 बिल्कुल सही। 17 जनवरी 1948 का बड़गे का स्टेटमेंट आता है, जिस स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं किया गया। अरे भाई, उसके स्टेटमेंट को कंसीडर किया गया है, आपको शायद मालूम नहीं है। उसके स्टेटमेंट को कंसीडर करने के बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हीं के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकता है। आपको पढ़ लीजिए। अरे पहले आप सुन तो लीजिए। उस स्टेटमेंट को उस पॉइंट पर कंसीडर नहीं किया गया जिस पर सावरकर जी को जो है पनिशमेंट दी जा सके। इसके अलावा दो स्टेटमेंट हुए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बीच में कट मत करिए। दो स्टेटमेंट और हैं जो पुलिस रिकॉर्ड में हुए हैं 4 मार्च 1948 को, अप्पा रामचंद्र कसर का और इसके अलावा गजानन विष्णु डामले का। इन दो स्टेटमेंट को अगर कांग्रेस की सरकार ने उस समय कोर्ट में प्रस्तुत किया होता तो आज सावरकर ना होते। नाविका जी, मैं साफ कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में होना चाहिए सावरकर जी का, और यह भी होना चाहिए कि 1910 में सावरकर जी को किस अपराध के कारण लंदन की पुलिस ने जो है वहां से गिरफ्तार किया, और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम जो है इस देश की जनता को जरूर पता होना चाहिए। वो इल्जाम जो है प्रोवाइड किया गया था, उनके द्वारा वेपन प्रोवाइड किया गया था मदन लाल ढींगरा को। क्यों उनकी कहानी को जो है बंद किया जाता है? क्यों ये कहानी को जो है छिपाया जाता है कि सावरकर जी ने 1937 में जब उनको अहमदाबाद में, तो अंग्रेजों ने जो सावरकर के बारे में लिखा वो आप पूरा का पूरा मान लेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तानी आपको कुछ बताएंगे सावरकर के बारे में तो वो आप नहीं मानेंगे। ये कौन सी मंशा है? ये कौन सा एक तरह की लॉबी है जो ब्रिटिशर की हिस्ट्री मानने को तैयार है, भारत की हिस्ट्री नहीं? तो इस देश शहजाद पूनावाला जी कर दीजिए ना। इस देश के सारे एक्ट को खत्म कर दीजिए। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया है। नाविका, अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, बनाया है, उनको भी खत्म नाविका देखिए, एक एक करके बात रखते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार से इतने गंभीर विषय पे जनता समझ नहीं पाएगी। दो लोग एक साथ बोलेंगे, अपने अपने टर्न में बोलते हैं। देखिए नाविका, मैं तो हैरान हूं ही नहीं, ये वही कांग्रेस पार्टी है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि उसके खोते हुए इकबाल को बचाना है या इकबाल के महिमा मंडन में, भारत तोड़ो ब्रिगेड के महिमा मंडन में लग जाना है। याकूब का महिमा मंडन किया कि वो मासूम है, अफजल गुरु का महिमा मंडन किया कि अरे इसके तो जुडिशियल एग्जीक्यूशन हो गई, आज सेंगोल के इतिहास के खिलाफ खड़े हो गए हैं, आज ये लोग इकबाल के महिमा मंडन में लग गए हैं। मैं कह रहा हूं कि सावरकर जी के विषय में जो भी बातें आप कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास मौका था, अगर उनके खिलाफ सबूत थे तो वो हायर कोर्ट में अपील करते। कपूर कमीशन भी बनी। उसके बाद 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने जो कहा तो इंदिरा गांधी जी को नहीं पता था कि जो बातें अंबेडकर जी अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अंबेडकर जी की पार्टी तो खुद कांग्रेस के साथ 2004 से 14 के बीच में रही। भाई, अगर ये सावरकर जी के सबसे बड़े समर्थक थे और सावरकर जी के विषय में इतनी जानकारी थी तो बैरिस्टर ओवैसी नहीं करते ना समर्थन। आज भी वो समर्थन करते ही है किसी ना किसी रूप स्वरूप में। सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये है कि इकबाल के विषय में जो बातें आपने रखी, जो बातें मैंने रखी, जो बातें संगीत रागी जी ने रखी, क्या ये डिस्प्यूट किया जा सकता है? नहीं। तो इकबाल लॉबी क्यों बन चुकी है? ये वही लॉबी है जो जिन्ना के
पोस्टर के लिए लड़ लेती है, ये वही लॉबी है जो अफजल गुरु के लिए आ जाती है, पर इनके लिए सावरकर कायर है और सेंगोल बोगस है। मतलब कि भारतीय संस्कृति और भारत के जो असली सपूत खलील जी जवाब दीजिए। हर बार आखिरी सवाल, खालिक साहब आखिरी सवाल नहीं, हर बार खलीक जी एक ही तरीके का प्रिडिलेक्शन, एक ही तरीके की सोच आपको हर बार तीन बात मुझे कहने दीजिए। नहीं, हर बार वोट बैंक के हिसाब से आप इतिहास क्यों बनाना चाहते हैं? अरे सुनिए तो पहले अरे वोट बैंक के बाद नहीं, तीन बात कहने दीजिए। पहला बात ये है हाँ, कुछ गलतियां तो हमारे हुए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, और वो जब आरएसएस ने जब दोबारा ये मुस्लिम का दिया जो हम लोग ये सब नहीं करेंगे, पॉलिटिकल चीजें नहीं करेंगे, वो बैन उठाना हमारा गलती हुआ था। आरएसएस का जो बैन वो लागू होना, वो बरकरार रहना चाहिए था। हमने जो आरएसएस का बैन को विड्रॉ किया, ये जरूर गलती हुआ, पहला बात। दूसरा बात जो शहजाद पुनेवाले ने बोला, औरंगजेब रोड का नाम बदला, ये बदला, मुगल गार्डन का नाम बदला। मैं शहजाद पुनेवाले जी से ये भी जानना चाहता हूं, कब शाहनवाज हुसैन का नाम बदल होगा, कब मुख्तार अब्बास नकवी का नाम बदल होगा, कब शाहजाद का नाम बदल होगा, ये भी जानना चाहता हूं। इतना अगर हिंदुस्तानीकरण होगा, कब मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन या सजिया अल्मी का नाम बदल होगा, ये भी बोल दीजिए। मैं ये भी जानना, और जो बाकी दोनों है नहीं यहाँ, शहजाद जी आप हैं, आप जवाब दीजिए। नाविका जी मैं आ रही, इसके बाद आपके पास। अरे सुनिए, ऐसा है, देखिए ऐसा है, जो इकबाल के बारे में अलवी जी का खालिक साहब अभी आपने सवाल भूलकर शहजाद पर आ गए हैं। अब शहजाद का जवाब सुन लीजिए। आप इकबाल को भूल चुके हैं, शहजाद पर आ गए हैं, तो शहजाद जी का जवाब सुन लीजिए। शहजाद पूनावाला, मुझे बोलने देगा तो मुझे अगर बोलने नहीं देगा तो मुझे बुलाता क्यों? मैं जवाब दूं, अगर वो नहीं बोलेंगे तो ज्यादा आसान होगा, मैं उनके ऊपर भी बोल सकता हूं, पर आप जैसे चाहेंगे। नाविका जी जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, अगर कांस्टेंट डिस्टर्बेंस होगा तो मुश्किल होगा। क्या सवाल है? सुनिए पहले ना अब्दुल खलीक जी, इकबाल पर क्या सवाल है? सुनिए, इकबाल वाला बात देखिए, जो संगीत रागीर जी ने जो बोला है, जो थॉट का बारे में है, अगर थॉट पुराने हैं, जो एंटी नाविका जवाब देने का अवसर मुझे दिया जाए, का बारे में आगे वो अलग है। इकबाल को हम लोग कभी समर्थन नहीं करते, इकबाल को हम लोग कभी समर्थन नहीं करते, इकबाल का पॉलिटिक्स का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। लेकिन हाँ, ये सारे जहाज से अच्छा बोलेंगे तो बेहतर होगा डिबेट के लिए, ये बोलने में क्या दिक्कत है? ये बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं करते इकबाल को, तो एक बार राशिद आलवी जी को फोन घुमाकर बात कर लीजिए। तब तक शहजाद पूनावाला जी जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का। शहजाद, अरे वो अलवी जी से पूछे, वो अलवी जी से। अब नाविका जी इन्होंने कहा, नाविका जी अब देखिए इस प्रकार से डिबेट नहीं हो पाएगी। अब्दुल खलीक साहब अब जवाब सुन लीजिए। नाविका मैं कैसे बात करूं अगर वो कॉन्स्टेंटली चीखेंगे? जी बोले। नाविका जी ये सवाल नामकरण का नहीं है, ये कह रहे हैं नाम इसका कब बदलोगे, उसका कब बदलोगे। अरे भाई, राइफलमैन औरंगजेब भी था जम्मू कश्मीर में, बोला उसके पास तो कभी नहीं गए, परंतु औरंगजेब जिसने हिंदुओं का धर्मांतरण तलवार की नोक पर कराया, उसकी कबर पर जाकर फातिया पढ़ के आते हो। आज तक राइफलमैन औरंगजेब की कब्र पर जाकर उसको आपने सलामी नहीं दी। एपीजे अब्दुल कलाम की समाधि पर नहीं जाते हो तो अफजल गुरु के लिए रोने लगते हो, याकूब मेमन के लिए रोने लगते हो। तो ये सोच के राष्ट्रीयकरण का विषय है, ना कि नामकरण का विषय। नाविका अपनी बारी में बोलना, मुझे लगता है ये बेसिक कर्टेसी है। अब मैं जानता हूं कि जो इकबाल के समर्थक और जिन्ना के प्रवर्तक है वो नहीं बोलने देंगे, पर नाविका आपको डिबेट में न्याय करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी ऑडियंस का भी नुकसान होगा। हम दो लोग बोलेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अब आप सुनिए। आपने बहुत बोला है, अब आप सुनिए, नहीं तो मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा। खलीक साहब, शहजाद अपना जवाब दीजिए। तो मैं ये बता रहा था कि ये नामकरण का नहीं, ये सोच की राष्ट्रीयकरण का विषय है। और सोच राष्ट्रीयकरण का विषय कैसे हो सकता है कांग्रेस के लिए? शत्रुघ्न सिन्हा जब कांग्रेस में थे कुछ दिनों तक, जब तक वो टीएमसी में नहीं गए, तब उन्होंने कहा जिन्ना कांग्रेस की फैमिली का हिस्सा है। ये देखिए, कांग्रेस की फैमिली का हिस्सा जिन्ना है।
मतलब अगर कांग्रेस की फैमिली का हिस्सा जिन्ना है, ये शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, तो एक्सटेंडेड फैमिली में तो इकबाल आ ही गए, और इस हिसाब से राशिद अल्वी ने बोला है जो बोला है। मेरा केवल इतना सवाल है भाई, देखिए अब्दुल खालिक साहब, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला। यदि आपको बेसिक मैनर्स नहीं है, आप एक सांसद है, आप एक सांसद है, आप जाएंगे नहीं संसद, आप जाएंगे नहीं, बाहर भी नहीं बोलने देंगे किसी को, कैसे चलेगा देश? खलीक साहब, मैं आपका फेडर थोड़ा लो कर रही हूँ, माफ कीजिए, आप सुनते ही नहीं है तो क्या करूं? जी शहजाद अपनी बात खत्म करिए। देखिए नाविका, वैसे तो इनको नामों के बदलने पर, नाविका मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपके पीसीआर से, अब कांस्टेंट डिस्टर्बेंस में कैसे बोला जाए? आप या तो मुझे उत्तेजित चाहती हैं डिबेट के दौरान। आप अपनी बात खत्म करिए शहजाद। हाँ नाविका, मुझे एक बात बताइए कि नामकरण के विषय पर तो कांग्रेस पार्टी को तो सबसे लास्ट आपत्ति उठानी चाहिए। भाई एंटोनिया माइनो इतना ही अच्छा नाम तो रखते ना, सोनिया गांधी मां ने दिया था क्या? एंटोनिया माइनो था ना, क्यों किया नाम बदलाव? देखो ये हमारे नेताओं को नाम बदलने से ये पर्सनल टिप्पणी है, मैं इस पर नहीं जाना चाहती। संगीत रागी जी मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि हम सावरकर के मुद्दे से शायद इधर उधर हो गए हैं। सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस, आपको उनमें कोई लॉजिक नजर आ रहा है? उनमें कोई तथ्य नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कांग्रेस पार्टी के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने भी सावरकर के सिलेबस का विरोध नहीं किया वहां पे। नहीं अब्दुल खालिक जी, मैंने बिल्कुल पर्सनल कमेंट्स मना कर दिया है, और मैं अब सावरकर के मुद्दे पर हूं, बिल्कुल ये अलाउड नहीं है किसी भी डिबेट में कोई पर्सनल कमेंट। नाविका जी, एक बड़े इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था कि जो कपूर कमीशन की रिपोर्ट है उसमें जो सावरकर जी का जिक्र है उससे हटाया जाने, क्या उसको रिविजिट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो अमरिंदर कुमार को न्याय मित्र बनाया था और कहा था जरा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके आइएगा, और 2018 में 5 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया कि पिछले जितने भी रिपोर्ट हैं उसमें किसी में भी सावरकर को गांधी जी की हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर है, पढ़ लेना चाहिए लोगों को, जो बार बार ये आकर के कहते हैं कि सावरकर उसके लिए जिम्मेदार थे, उनको कायदे से कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का 2018 का ऑर्डर है। दूसरी बात, आप जिन्ना को पढ़ाते हैं, आप उन सारी ताकतों को आप पढ़ाते हैं, आप मौदूदी को पढ़ाते हैं जो रेडिकल इस्लाम का जनक माना जाता है, और आप सावरकर को आप नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व। आप देखिए जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सोशल रिवॉल्यूशन किया, जितना बड़ा काम किया, उसकी प्रशंसा डॉक्टर अंबेडकर भी करते हैं और गांधी जी भी उनकी प्रशंसा करते थे। आज तक किसी भी बड़े नायकों ने, जो हमारे स्वतंत्र भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में नायक थे, एक शब्द भी उनके खिलाफ नहीं बोला है। आप डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग उठा लीजिए, एक भी राइटिंग डॉक्टर अंबेडकर की, राहुल गांधी जी को उनसे दिक्कत है, इसलिए कांग्रेस को दिक्कत है। वो राहुल गांधी 55 साल के बाद मैच्योर हुए हैं। लेकिन अमीक जमाई जी, सवाल यह है कि काला पानी की सजा जिसे हो जाए। नाविका जी ये भी पूछिए, संगीत रागी से ये पूछिए, 6 दफा माफी मांगा था या नहीं मांगा था, ये भी पूछिए ना। प्रोफेसर को ये बोलना दीजिए। सर वैसे तो कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने वैसा मर्सी पिटीशन दिए थे। सर आपको बहुत बुरा लग जाएगा, कई मर्सी पिटीशन दिए थे। अब्दुल खालिक जी, कांग्रेस के कितने नेताओं ने उस तरह की चिट्ठी लिखी है? वो बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई है, वो भी आपको पता है। अगर आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, मानना नहीं चाहते, तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप डिबेट कम से कम डिरेल मत कीजिए। अमीन जमाई जी, सवाल ये है कि एक ऑप्शनल चैप्टर है। अब्दुल खालिक जी, मुझे आपका फेडर बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी को भी बात नहीं करने दे रहे, और इसीलिए शायद संसद चलता नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग बीच में रुकावट पैदा करते हैं। अमीक जमाई जी, मैं आ रही हूं शहजाद आपके पास। अमीक जमाई जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, मेरा सवाल सिर्फ आपसे इतना है अमीक जमाई जी,
पढ़ने में क्या दिक्कत है? उसके बाद आपके जो विचार होंगे, जो कंक्लूजन होगा, वो आपका अपना है, लेकिन जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? कम से कम तथ्य तो जानने जरूरी है। आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नाविका मैम देखिए, वो रागी साहब बताएंगे आपको, वो इतिहास के विभाग का हिस्सा नहीं बना है। ये पूरा जो चैप्टर है ये पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा बना है। आप सोचिए कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी आज तक सावरकर को, हेडगेवार को भारत के लोगों के बीच में एक्सेप्ट नहीं करा पाई। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भारत के इतिहास में जो यादें हैं, जो सावरकर ने माफी मांगी, उसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये हमारी आजादी है। फिर भी आप उनको हिटलर पार्टी कहते हैं। कमाल करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए अमीक जमाई। अब शहजाद पूनावाला जी बोलने फिर आती। देखिए नाविका, मैं जवाब तो दे सकता हूँ। मुसोलिनी से अपना नाविका जी, मैं जवाब जी जवाब दीजिए अमीक जमाई जी। अमीक जमाई जी, अब शहजाद पूनावाला का जवाब सुनिए। नाविका जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि मुझे सोनिया गांधी के विषय में बोलने का कोई शौक नहीं है। उन्होंने शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी के बारे में ऐसी टिप्पणियां की जो मैं भाजपा के नेता होने के नाते नहीं सहन कर सकता। और जब मैंने वही मेडिसिन उनको दी तो बड़ा उनको दुख होने लगा। क्यों नहीं इसीलिए ये बताओ नाविका जी, क्या आप मुझे एक भी ऐसा मौका देंगी जहां पे मैं 30 सेकंड अपनी बात बिना इंटरप्शन के कर सकूं? शहजाद, आप अपनी बात रखें, क्योंकि आप हर बार डिस्ट्रैक्ट होंगे तो बात पूरी नहीं होगी। कैसे रखूं मैं? नहीं, आप रखिए, क्योंकि बाकी लोग कर लेते हैं, आप भी करिए। अरे हर 10 सेकंड में इंटरप्शन होगा तो कैसे करेंगे भाई? आप ठीक है, आप बोलें। चलिए, तो फिर चीखना ही है तो चीखते रहेंगे। सावरकर जी के विषय में, अगर सावरकर जी के विषय में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है इस देश में, तो मुझे बताइए ना कि यशवंतराव चौहान, कॉमरेड डांगे, नेहरू, नरसिम्हा राव जी, शरद राव चौहान, जो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार, ये सारे लोग गलत है। और बताइए इंदिरा गांधी जी भी गलत है। आप सही बात पहले एक बार कंसीड तो कीजिए, सारे लोग गलत है। जहां अब इन्होंने देखिए नाविका जी, हर वाक्य में कैसे इंटरप्शन हो सकता है भाई? मैं पूछ रहा हूं कि आपको नाविका जी एक बार तो बोलने तो दीजिए पूरे फ्लो में, फिर उसके बाद आए अपने इंटरप्शन लेकर। नाविका, कैसे ऐसे डिस्कशन हो सकता है? आप बताइए। हर 5 सेकंड में नाविका, मैं आपसे केवल इल्तिजा करते रहता हूं। नहीं, आपको मैं बहुत समय देती हूं शहजाद पूनावाला, लेकिन आपका समय इन चीजों में ज्यादा चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत से सवाल हैं जो पब्लिक भी पूछ रही है। हरपाल सिंह का सोमनाथ गुजरात से सवाल है, वीर सावरकर, सरदार पटेल, बाबा साहब जैसे महान लोगों को नजरअंदाज क्यों किया गया था अब तक? सतीश सिंह का महाराष्ट्र से सवाल है, कांग्रेस से सवाल है कि नेहरू जी भी तो जेल गए थे, तब तो उनके पिताजी ने अंग्रेजों को खत लिखकर उन्हें जेल से बाहर निकलवाया था, और सावरकर को काला पानी की सजा को नजरअंदाज कर रहे हैं। राजकुमार सिंह का इंदौर से सवाल है, अब्दुल खलीक जी, क्या इंदिरा गांधी जी का ज्ञान कुछ कम था आपसे, जो उन्होंने सावरकर जी के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया था? ये पब्लिक जो है ये सब जानती है, और पब्लिक सवालों के जवाब मांगती है। आज यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक चैप्टर आया है, उस पर इतना बवाल, एक फिल्म आए तो बवाल। सवाल यह है कि आप टॉलरेंस की बात करते हैं, आप लिबरल होने की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आप ही को। ये क्यों है ऐसी लॉबी? क्यों कांग्रेस पार्टी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पढ़ लीजिए, पसंद आए तो। आज इस मुद्दे पर इतना ही, लेकिन सवाल पब्लिक का पर आज हमारे साथ जुड़ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मृति ईरानी जी, 9 साल पूरे हो गए मोदी सरकार के। आज बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि क्या वादा किया था, क्या निभाया की बात नहीं हो रही, क्या नहीं निभाया इसकी बात जरूर कांग्रेस पार्टी कर रही है। 9 साल 9 सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने तमाम चीजें पूछ डाली हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, और चाहे वो इस तरह के मुद्दे हो जैसे चीन का
जो हमारे साथ एक चैलेंज बना हुआ है अडानी मामले के बारे में, ये कांग्रेस के सवालों के जवाब बीजेपी की सरकार देगी? मैं दे रही हूं नाविका जी। आपने कहा क्या आपने वादा किया, क्या निभाया। ये सत्य है कि वादा टॉयलेट का कभी नहीं किया था, लेकिन बिना वादा किए 11 करोड़ टॉयलेट परिवारों के लिए बनाए। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि जनधन योजना चलाएंगे, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से 45 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों को जीवन में पहली बार बैंक का खाता दिलवाया। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए मुफ्त की चिकित्सा की सुविधा दिलवाएंगे। आज 23 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान का कार्ड मिल चुका है, 4.5 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का इलाज मिल चुका है। ये सत्य है कि कभी ये नहीं कहा था कि किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपए देंगे। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए बैंक में मुहैया कराए। ये सत्य है कि कभी ये नहीं कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा, लेकिन ये भी सत्य है कि 4 दशकों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और राष्ट्र के इतिहास में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड भी बना। ये सत्य है कि कभी ये कहा नहीं था कि कोविड जैसी एक परिस्थिति का निर्माण होगा जिसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ नागरिकों को 1,181 लाख मैट्रिक टन का मुफ्त का अनाज सतत 3 साल हम देंगे, लेकिन बिना वादा किए 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का अनाज दिया। इसको भी आज मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। ये सत्य है कि कभी वादा नहीं किया था कि कोविड जैसी महामारी आएगी तो हर नागरिक को मुफ्त की वैक्सीन दिलाएंगे और वो धड़ल्ले से वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि बिना वादा किए हमने 220 करोड़ डोजेज मुफ्त में हमारे नागरिकों को न सिर्फ पहुंचाए, बल्कि ये भी सत्य है कभी वादा नहीं किया था कि 160 देशों की भी मदद करेंगे। 160 देशों की वैक्सीन मैत्री के माध्यम से हमने मदद भी की। लेकिन हाँ, वादा क्या किया था? धारा 370 हटाएंगे, वादा निभाया। वादा क्या किया था? राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, वो भी वादा पूरा हुआ है। वादा क्या किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देंगे, तो 10 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने आवंटन कर दिखाया। वादा किया था कि भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अगर पाकिस्तान के नापाक इरादे होंगे तो मुंहतोड़ जवाब दुश्मन को दिया जाएगा। मुंहतोड़ जवाब हमने दिया। वादा किया था कि जिस चीज़ का हम लोग शिलान्यास करेंगे उसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास नए संसद भवन का किया, उद्घाटन भी प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। वादा किया, निभाया। स्मृति ईरानी जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि आपने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो नहीं हुई। आपने कहा लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें समृद्धि होगी, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, लेकिन आपने खुद ही कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये सारे लोग गरीब हैं। ये भी सवाल उठा रही है विपक्ष। आप मुझे ये बताएं नाविका जी, 32 करोड़ लोगों को बैंक के खाते में मुद्रा योजना मिली ताकि वो अपना व्यवसाय कर सकें। 32 करोड़ बैंक के ये लोन सर्विस हुए, बैंक का पैसा वापस भी हुआ और फिर लोगों ने लोन लिया ताकि वो अपने व्यवसाय को और बढ़ा सके। क्या 32 करोड़ वो लोन झूठ हैं? ईपीएफओ के माध्यम से 4 करोड़ से ज्यादा लोग फॉर्मल नौकरी में जुड़े। क्या ईपीएफओ का वो आंकड़ा झूठ है? 80 लाख से ज्यादा महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 5 लाख करोड़ की राशि उनके बैंक के खाते में दिलवाई गई। ये वो राशि है जिससे वो व्यवसाय करती हैं अपनी ग्रामीण अंचल में। क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं? स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की आपने चर्चाएं बहुत सुनी, लेकिन देश में 2014 से पहले मात्र 4 या 5 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। क्या वो सफलता झूठ है? हमारा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। क्या वो ग्रोथ भी झूठ है?
स्मृति ईरानी जी, लेकिन ये भी तो सच है कि पिछले 30 दिनों से हमारे मेडल विनर्स जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं। आज गंगा में मेडल बहाने गई, बहाए नहीं, लेकिन उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा। ये भी मुद्दा विपक्ष उठाती है, इन पर आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, आपके इस कार्यक्रम से पहले मैं कुछ 2-3 घंटे पहले ही बबीता फोगाट जी के साथ थी। आपको लगता है बबीता फोगाट जैसी एक विश्वविख्यात रेसलर उन लोगों के साथ बैठी होगी जिन्होंने किसी का शोषण किया हो, और वो भी उनके अपने परिवार के लोगों का शोषण किया हो? क्यों किसी ने 6 बजे बहाना है, 8 बजे तक नहीं बनाया अपना मेडल, ये विषय नहीं है। जो लोग कानून जानते हैं वो जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो इस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करके महिला के खिलाफ ही जाना एक पद्धति बन गया है, जो मैं नहीं करना चाहती। वो जुडिशियल प्रोसेस निष्पक्ष रूप से चले, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष रूप से चले, इसी में महिला की मदद हो सकती है। वो क्यों इस महिला को वंचित करना चाहते हैं निष्पक्ष जांच से? मेरा सवाल ये है। जैसे कि मैंने कहा, अभी से मात्र 2.5-3 घंटे पहले मैं बबीता फोगाट के साथ थी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में। आपको लगता है बबीता फोगाट जी अपने खानदान के खिलाफ खड़ी हो जाएंगे? स्मृति ईरानी जी, लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि एक रिपोर्ट कार्ड कर्नाटक में भी आई है और कर्नाटक में बीजेपी की करारी हार हुई है। पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो चुकी है। क्या कुछ नीतियों में गड़बड़ थी, कुछ वादे पूरे करने में गड़बड़ थी? क्या रीजन था, क्यों ये बीजेपी के साथ हुआ? और विपक्ष शायद इसी बात से बहुत ताकत ले रहा है कि अगर कर्नाटक में बीजेपी को हरा सकते हैं तो शायद 2024 में भी हम उत्तर भारत से साफ हो गए। मैं वर्तमान में आपसे लखनऊ से बात कर रही हूं नाविका जी। मैं अमेठी की सांसद हूं। 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा में जो गांधी खानदान का गढ़ था, वहां कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई है। जहां तक कर्नाटक के चुनाव की बात है, मैं बहुत आभारी हूं कि वो कांग्रेस पार्टी जो गत 9 वर्षों से कह रही थी कि ईवीएम धोखा है, आज ईवीएम के बारे में चुप है। जो कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो उन पर कटाक्ष करती थी, आज गौरव गान करती हैं लोकतंत्र का। आप ही के चैनल पर विश्लेषण हुआ कैसे बीजेपी का वोट बैंक सफर नहीं हुआ, वोट परसेंटेज इंटैक्ट रहा। चुनावी हार जीत राजनीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का गौरव है कि मेरी पार्टी ने एक बार भी हार के लिए ईवीएम को दोष नहीं दिया। स्मृति ईरानी जी, लोग ये भी कहते हैं कि ये निश्चित है कि कांग्रेस ने जब कर्नाटक का जश्न मनाया, जी आप खत्म करें, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिंदुत्व को मात दी है। तो क्या कांग्रेस से स्पष्ट करने की कृपा करेगी, क्या उन्होंने युद्ध का बिगल हिंदुओं के खिलाफ बजाया था? लेकिन ये बात सारे लोग करते हैं और जनता में कहीं ना कहीं लोग ये तो नहीं सोचते कि बीजेपी की सरकार के साथ विपक्ष के जो इस वक्त के रिश्ते हैं वो बहुत कॉन्फ्रंटेशनल हैं, एक दूसरे के आमने सामने हमेशा खटास रहती है। अब तो ये बिल्कुल टूट चुके हैं रिश्ते, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो मुद्दा हो CAA का, चाहे वो मुद्दा हो नई संसद का। कहीं पर भी दोनों साइड, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस में मेल की कोई जगह, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। क्या ये एक लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है? मैं बहुत आभारी हूं नाविका जी, मैं बहुत आभारी हूं नाविका जी कि आपने विरोधाभास के पृष्ठभूमि को हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा किन विषयों पर विरोधाभास है, किन विषयों पर खटास है। धारा 370 पर विपक्ष नाराज है। मुझे बताइए, देश को कश्मीर से कन्याकुमारी को तक एक सूत्र में जोड़ने से विपक्ष क्यों नाराज होगा? विपक्ष क्यों चाहेगा कि 800 से ज्यादा भारत सरकार के, भारत के संविधान से संबद्ध कानून कश्मीर पर लागू ना हो?
जहां तक कि सीएए की बात है, सीएए किसको संरक्षण देता है? सिखों को संरक्षण देता है, जैन समाज को संरक्षण देता है, पारसियों को संरक्षण देता है। क्यों कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जैन, सिख समाज, पारसियों के विरोध में खड़ी हैं? और जहां तक बात रही देश की संसद की, कि संसद मोदी की नहीं, देश की है, देश के नागरिकों की है, देश के संविधान को समर्पित है। नरेंद्र भाई ने बार बार कहा, उन पर कटाक्ष करना उन्हें स्वीकार है, उनसे विरोधाभास हो वो उन्हें स्वीकार है, उनको वंचित रखे इंसाफ से उन्हें वो भी स्वीकार है, लेकिन देश के संसद का अपमान करना ये कांग्रेस को कब से स्वीकार हो गया? जिसका बॉयकॉट किया, क्या उस संसद में पग नहीं धरेंगे अगले सेशन में? स्मृति जी, जाने से पहले आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी, आज इज द ग्लास हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? ग्लास आधा फुल है, आधा खाली है, या पहले भरा हुआ था अब कुछ लेवल नीचे आ गया है? आप कैसे देखती हैं पिछले 9 सालों को? There is a gentleman dedicated to ensuring that the glass is always filled with hope, with expectation, and with all signs of development. That you can be rest assured with. That the Congress looks at the glass half empty, or for that matter, empty in totality. I will only say this, at least we have made sure that no Vadra is stealing the glasses in our country. स्मृति जी, हमसे बात करने के लिए, सवाल पब्लिक के आंसर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते। बस आज इस शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत दर्शकों, नमस्कार।